प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गोलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूं। आज दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग विद्यार्थी साथियों के लिए नई कविता की पृष्ठभूमि लेके आए हुए हैं। चलिए समय लेते हुए प्रयोगवाद के अंतर्गत हम लोग नई कविता की पृष्ठभूमि देखेंगे। यह हम लोगों का 19वां वीडियो है। इसके पहले हम लोग प्रयोगवाद पर चर्चा किए हुए हैं। लगभग 54 से 55 मिनट का वह वीडियो है। नई कविता का आरंभ कब से कब हुआ, इसके बारे में स्वयं नई कविता के कभी भी आपस में सहमत नहीं हैं। कुछ कवि आलोचक प्रयोगवाद और नई कविता को अलग अलग काव्य धारा मानते हैं, जबकि कुछ के अनुसार प्रयोगवाद का ही विकास नई कविता के रूप में हुआ। दूसरा तार सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ। दूसरा तार सप्तक उनके प्रकाशन से नई कविता की चर्चा आरंभ में हुई और कई कवि आलोचक दूसरा तार सप्तक को नई कविता का प्रस्थान बिंदु मानते हैं, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन से मानते हैं, जिसके प्रथम अंक का प्रकाशन सन 1954 में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर प्रयोगवाद और नई कविता को अलग अलग कृत्रिम वर्गों में देखना असंगत मानते हैं। उनके अनुसार प्रयोगवाद और नई कविता आधुनिकता की भिन्न स्टेज हैं। तीसरा तार सप्तक 1959 की भूमिका में अज्ञेय प्रयोगवाद और प्रयोगशीलता शब्दों की अपेक्षा नई कविता शब्द का प्रयोग करना अधिक उचित समझते हैं। नई कविता के उदय पर विचार करने से पूर्व हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि 1947 में उत्पन्न काव्यधारा 1954 से 55 तक आते आते विलुप्त क्यों होने लगी। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की धारा बहुत दूर तक न चल सकी। इसके कारण को स्पष्ट करते हुए समीक्षक राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कुल मिलाकर प्रयोगवाद ने अधिक बल कविता के शिल्प विधान पर दिया था। अनुभूतियों के क्षेत्र में भी उसने कुछ नवीनता का संचरण किया, परंतु समस्त जीवन के संबंध में उसका अपना कोई सुस्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था। यह भी सही है कि प्रयोगवाद के लिए यह बहुत इष्ट न था। अंततः वह अनुभूतियों के चित्रण तथा शिल्प विधान के क्षेत्र में एक प्रयोग ही था। अतः उसकी सार्थकता भी इसी रूप में है। प्रयोगवाद का हमारे इतिहास में अस्थायी होना बहुत कुछ स्मरणीय न था। इतने लंबे समय तक प्रयोग की स्थिति रहना प्रवृत्तिगत अस्थिरता का द्योतक होता है। प्रयोगवाद और नई कविता का संबंध जटिल नहीं है। प्रयोगवाद के उत्तर काल में जब काव्य क्षेत्र में ऐसी प्रवृत्तियां पनपने लगी कि काव्य की सामाजिक भूमिका जो बजाय व्यक्ति की स्वानुभूति पर अधिक बल देती थी, जो काव्य में वस्तु पक्ष की बजाय रूप पक्ष पर बल देती थी, जो काव्य की किसी बनी बनाई शैली का अनुसरण करने की बजाय नए प्रयोगों पर बल देती थी। ऐसी स्थिति में प्रगतिवाद के बढ़ते अंतर्विरोधों के साथ ही इन प्रवृत्तियों ने अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू किया। यही प्रवृत्तियां बाद में प्रयोगवाद के रूप में जानी जाने लगी। आरंभ में प्रयोग की चर्चा का अर्थ प्रगतिवाद का विरोध नहीं था। इसलिए तार सप्तक के प्रकाशन से लेकर प्रतीक के प्रकाशन के बीच के दौर में प्रयोगों की चर्चा होते हुए भी इसने वाद का रूप ग्रहण नहीं किया था।
लेकिन जब अज्ञे ने प्रतीक का प्रकाशन आरंभ किया और उसके माध्यम से प्रगतिवाद का विरोध किया जाने लगा, तब प्रयोगवाद की चर्चा प्रगतिवाद की विरोधी काव्य प्रवृत्ति के रूप में होने लगी। अज्ञे आरंभ से ही प्रयोगवाद शब्द को उचित नहीं मानते थे। उन्होंने 1952 में इलाहाबाद से प्रसारित रेडियो वार्ता के प्रथम बार नई कविता शब्द का प्रयोग किया। 1954 में नई कविता संपादक जगदीश गुप्त पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ तो नई कविता शब्द प्रचलित हो गया। नई कविता आंदोलन के सूत्रधार कवियों, आलोचकों, जिसमें हम देख सकते हैं जगदीश गुप्त, विजयदेव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, रघुवंश, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपनी काव्य सृजन की परंपरा का संबंध प्रयोगवाद व अज्ञे से जोड़ा तथा मार्क्सवाद और प्रगतिवाद का विरोध किया। नई कलावादी आरंभ में अपनी कविता को प्रयोगवाद और अज्ञे से जोड़ने में गर्व महसूस करते थे, लेकिन धीरे धीरे वे अपने काव्य को प्रयोगवाद के साथ जोड़ते हुए भी उससे भिन्न व विशिष्ट बताने लगे तथा बाद में अपनी विशिष्टता पर अधिक बल देने लगे। नई कविता कालीन परिस्थितियाँ। हमने प्रयोगवाद कालीन परिस्थितियों की चर्चा करते हुए लिखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी शिविर और समाजवादी शिविर के बीच बढ़ते तनाव का असर तत्कालीन लेखकों और बुद्धिजीवियों पर भी पड़ रहा था। इन दोनों शिविरों के बीच बढ़ते तनाव ने शीत युद्ध को जन्म दिया। इस दौर में ऐसे सांस्कृतिक और साहित्यिक संगठनों ने जन्म लिया जिन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा और समाजवादी देशों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। यह कहा गया कि मार्क्सवाद हर तरह की स्वतंत्रता का अपहरण करता है। समाजवादी देशों में न जनता को न ही बुद्धिजीवियों को, लेखकों को स्वतंत्रता प्राप्त है। यह भी कहा गया कि पूंजीवाद और समाजवाद तथा वाम और दक्षिण जैसे भेद आज अनावश्यक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोच्च मूल्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थिति को लेकर भी नए लेखकों और कवियों में असंतोष का भाव था। प्रगतिवादी लेखकों ने तो स्वतंत्रता को अधूरा बताया ही था। नई कवितावादी भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थिति से असंतुष्ट थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य सत्ता जिन वर्गों के हाथ में आई उससे जनता की समस्याओं का समाधान संभव नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में जनता का असंतोष बढ़ा, देश में आर्थिक विषमता बढ़ी और बेरोजगारी पनपी, असंतुलित विकास हुआ तथा राष्ट्रीय एकता और बाहरी दबावों की समस्या का विस्तार हुआ। इस राष्ट्रीय स्थिति ने मध्य वर्ग के बुद्धिजीवियों को निराश और कुंठित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले शीत युद्ध ने उन्हें दिग्भ्रमित भी किया। नई कविता का आंदोलन इसी पृष्ठभूमि में उदित हुआ। नई कविता का अर्थ। नई कविता का अर्थ यह विवाद का विषय रहा कि नई कविता नाम से जानी जाने वाली कविता किन अर्थों में नई है और इस काल की कविता को ही नई कविता कहना कहाँ तक उचित है। जबकि क्या यह सच नहीं है कि छायावादी कविता भी अपनी पूर्ववर्ती काव्य रूपों से नई ही थी। अगर नई कविता का तात्पर्य यह है कि वह पूरी तरह से नई है और उसमें अपने पूर्ववर्ती काव्य रूपों की कोई छाप नहीं है, तो यह कहना भी सही नहीं है। नई कविता पर प्रगतिशील और प्रयोगवाद ही नहीं बल्कि छायावाद के प्रभाव को भी स्वीकारा गया है। डॉक्टर जगदीश गुप्त इस बात पर बल देते हैं कि कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से ही होती है।
नई कविता को परिभाषित करते हुए अनुभूति की अभिव्यक्ति पर विशेष बल दिया गया। अज्ञे ने अनुभूति की साधारणता को ही विशिष्ट माना है। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने नई कविता को अपने युग की नई वास्तविकता के अनुरूप बताया। धर्मवीर भारती ने नई कविता को पुराने और नए मानव मूल्यों के टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता कहा है। नई कविता में व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना भी प्रबल रही है। मुक्तिबोध के अनुसार नई कविता की अपनी कोई विशेष दार्शनिक धारा या विचारधारा नहीं रही। उनके अनुसार नई कविता मूलतः एक परिस्थिति के भीतर पलते हुए मानव हृदय की पर्सनल सिचुएशन की कविता है। नई कविता की उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि नई कविता की कोई सुनिश्चित परिभाषा प्रस्तुत करना असंभव है। यहाँ तक तो सही है कि संपूर्ण नई कविता का संबंध अपने युग के यथार्थ से है, लेकिन इस यथार्थ को व्यक्त करने वाली दृष्टियाँ भिन्न भिन्न है। इसमें कई दृष्टियाँ एक दूसरे से नितांत विरोधी भी हैं। नई कविता पर विचार करते हुए जहाँ तक एक और इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उसका संबंध तत्कालीन यथार्थ से है, वहीं उसमें अंतर्निहित विभिन्न दृष्टियों, काव्य रुचियों एवं कवि की वैयक्तिक क्षमताओं को भी ध्यान में रखना होगा। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। नई कविता पर जैसा कि कहा जा चुका है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभाव था। इस दौर में पश्चिम में अस्तित्ववाद जैसे नए दर्शन की लोकप्रियता बढ़ी। आधुनिकतावाद की भी व्यापक चर्चा होने लगी। नई कविता के रचनाकारों पर इन दोनों विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा। युद्धों की विभीषिका ने यूरोप के जनजीवन को पूरी तरह से झकझोर दिया। मृत्यु और विनाश का भय जीवन की वास्तविकता बन गया। इसके कारण लोग भोगवाद की ओर भी प्रवृत्त हुए। विश्व बाजार की होड़ और युद्ध की जघन्यता के बीच व्यक्ति को यह लगने लगा कि सत्य केवल मृत्यु है, शेष सब कुछ मिथ्या है। आस्था, मूल्य, समाज, आदर्श, भविष्य सब मिथ्या है। अस्तित्ववाद के उपर्युक्त सोच का असर नई कविता के रचनाकारों पर भी दिखाई देता है। आधुनिकतावाद का संबंध पूंजीवादी विकास से है। पूंजीवादी विकास के साथ उभरे नए जीवन मूल्यों एवं नई जीवन पद्धति को आधुनिकतावाद की संज्ञा दी जा सकती है। आधुनिकता ने जहां एक और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मानव मूल्य दिए, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक सभ्यता और मशीनीकरण ने कई नई समस्याएं भी उत्पन्न कर दी। मशीनों के सामने व्यक्ति अपने को निरुपाय समझने लगा। शहरीकरण और भीड़भाड़ ने मनुष्य को अकेला कर दिया। प्रयुक्त परिस्थितियों और सोच ने नई कविता की विषय वस्तु को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाई। नई कविता पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव रहा। नई कविता में वस्तुतः दो तरह की धारा रही। एक धारा जो अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद से प्रभावित थी, दूसरी धारा जो मार्क्सवाद से प्रभावित थी। कई नए कवि ऐसे भी थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कोई पक्ष ग्रहण नहीं किया। व्यक्ति स्वातंत्र्य नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कही जा सकती है। नई कविता आंदोलन के दौरान नए कवियों ने नए मनुष्य की प्रतिष्ठा का नारा दिया। यह नया मनुष्य कैसा हो इसको लेकर उसमें तीव्र मतभेद था। कोई इसे लघु मानव, मतलब लक्ष्मीकांत वर्मा कहते हैं, की संज्ञा दे रहा था, तो कोई इसे सहज मानो अर्थात विजय नारायण
विजय देवनारायण शाही की जो मानता है। कोई इसे स्वतंत्रता का असली प्रवक्ता बता रहा था, तो कोई इसे भी भीड़ से घिरा अकेला और एकाकी, लेकिन यह मानव मध्य वर्ग का ही प्रतिनिधि था। यह मध्यवर्गीय व्यक्ति अपने जीवन को व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता पर प्रबल पक्षधर मानता था। समाज की मृत मान्यताओं और रूढ़ियों से घिरा यह व्यक्ति अपने को हीन दीन, अकेला, कुंठित, पीड़ित और उपेक्षित समझता था। यह भीड़ से घिरा परंतु अपने निजी विवेक के प्रति अत्यधिक सजग था। नई कविता में ऐसी व्यक्ति विशेष की आशाओं, निराशाओं, आस्थाओं, अनास्थाओं की अभिव्यक्ति हुई है। मध्यवर्गीय व्यक्ति की स्वतंत्र इत्यता का प्रतिपादन सभी कवियों ने एक ढंग से नहीं किया है। लक्ष्मीकांत वर्मा के यहाँ व्यक्ति की एकांत प्रियता के प्रति विशेष आग्रह है। व्यक्ति की लघुता के महत्व का प्रतिपादन भी उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती के अनुसार वैयक्तिकता और सामूहिकता दोनों ही असत्य हैं और छल है। इसलिए सामूहिकता के छल में व्यक्ति अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को खोए। इससे कहीं बेहतर है कि वह अपनी वैयक्तिकता की रक्षा करे। डॉक्टर धर्मवीर भारती अपने काव्य नायक को पराजित, उत्पीड़ित, टूटा हुआ, जर्जर, कुंठित और त्रासदी झेलते हुए एक अकेले शहीद के रूप में पेश करते हैं। नई कविता में भीड़ बनाम अकेला व्यक्ति का विवाद भी प्रमुख रहा है। लक्ष्मीकांत वर्मा, सरदार सक्सेना आदि कवियों ने भीड़ बनाम व्यक्ति के द्वंद्व को कविता में व्यक्त किया है। भीड़ के मुकाबले में खड़े व्यक्ति को उससे अलग और लघु भी मानते हैं। जनता को भीड़ समझना और व्यक्ति की कथित लघुता को महिमा मंडित करना मध्यवर्गीय व्यक्ति के व्यक्तिवादी सोच का ही तार्किक परिणाम है। परंतु नई कविता के दौरान में ही निधन के प्रति पूर्ण आस्था की अभिव्यक्ति हम मुक्तिबोध की कविता में देख सकते हैं। रघुवीर सहाय और केदारनाथ सिंह की कविता में जनता के प्रति वैसा अनादर व्यक्त नहीं हुआ है जैसा हम कई अन्य नए कवियों में देखते हैं। आस्था और अनास्था। नई कविता के दौरान आस्था का प्रश्न भी महत्वपूर्ण रहा। नए कवियों का कहना था कि हमारा काव्य अगर अनास्थावादी लगता है तो इसलिए कि आज की सच्चाई यही है। उनके अनुसार नई कविता वादों, विचारधाराओं, रूढ़ियों, सामूहिक निर्णयों पर झूठी आस्था का विरोध करती है। वह नियतिवादी भविष्य के भ्रमजालों और आशा के झूठे जंजालों पर विश्वास नहीं करती। नई कविता व्यक्ति के अपने विवेक पर आस्था व्यक्त करती है, क्योंकि व्यक्ति का विवेक ही उसे सही दिशा दे सकता है, न कि बाह्य सत्य। धर्मवीर भारती निजी विवेक के अतिरिक्त आस्था का और कोई बाह्य आधार नहीं स्वीकार करते। अंधा युग का प्रत्येक पात्र आस्था विहीन है। किसी को भी भविष्य पर भरोसा नहीं। मनुष्य का भविष्य उन्हें मृत नजर आता है। केवल आत्महत्या ही उन्हें दर्शन, धर्म, कला, संस्कृति तथा शासन में व्यक्त होती नजर आती है। यह आत्महत्या होगी। देखिए अंधा युग से कुछ उद्धृत पंक्तियां। यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्थाओं में। आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। ठीक। कुंवर नारायण ने आत्मजयी में आस्था का प्रश्न उठाया है। आत्मजयी में उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों से संघर्ष को जिस परिणति तक पहुंचाया है, इससे यही सिद्ध होता है कि वह व्यक्ति के बाह्य संघर्ष को आत्म सचेत स्तर पर हल करना चाहते हैं। नए कवियों में सभी इतने आस्थाविहीन नहीं है। मुक्तिबोध की कविता इस बात का प्रमाण है। अज्ञे के यहाँ भी परंपरा के प्रति एक आदर भाव मिलता है, जिससे हम असाध्य वीणा में देख सकते हैं। औद्योगिक सभ्यता पूंजीवादी विकास के तकनीकी प्रगति का बहुत बड़ा हाथ रहा है।
पूंजीवादी विकास में तकनीकी प्रगति का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसने बड़े उद्योगों की स्थापना को संभव बनाया, जिसके कारण बड़े बड़े नगर बसे। पारिवारिक ढांचे, सामाजिक संबंधों, जीवन मूल्यों में ऐसे परिवर्तन हुए जिसकी कल्पना इससे पहले के मनुष्य ने नहीं की थी। ये परिवर्तन सकारात्मक भी थे और नकारात्मक भी। बढ़ते औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण ने मनुष्य को भावात्मक स्तर पर अकेला और असहाय बनाया, स्वार्थी और लोभी भी बनाया, स्वार्थी भी बनाया और लोभी भी बनाया। इसलिए कवियों ने औद्योगिक सभ्यता की आलोचना भी की है। अज्ञे की ऐसी कविताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तंत्र व्यक्ति को केवल सुविधाएं ही नहीं देता, वह व्यक्ति से उसकी संवेदना शक्ति भी छीन लेता है। कुंवर नारायण के शब्दों में, पहियों और पंखों वाली इस बेसिर पैर की सभ्यता में यह पता लगाना मुश्किल है कि यहाँ आदमी मशीन को चला रहा है या मशीन आदमी को, और तब ऐसे में मनुष्य की कोई तस्वीर उभरेगी, वह कुछ ऐसी होगी। देखिए, अपने मतलब परिवेश हम तुम से उद्धृत पंक्तियां हैं। अपने ही हथियारों से घबराया मानो, पत्थर का देव और लोहे का दानो, यह युग अपनी ही ताकत से हारा मनुष्य, अपने अतीत को दोहराता अंधा भविष्य, शहरों का कूड़ा झोपड़ियों में फैलाया, अपनी जरूरतों को कोणों से पिटवाया, इंसान मगर बेजान मकानों का ढहाता, अपने से दूर पास बस्ती के रहता सभ्यता, लगी न खूनों पर पालिश जैसे, हम ठाठ फकीरी, बिकता जो पैसे बिकता जो पैसे। नगरी जीवन की आलोचना अज्ञे के अतिरिक्त लक्ष्मीकांत वर्मा, विजयदेव नारायण शाही, विपिन कुमार अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं में भी है। शाही के यहाँ शहरी जीवन की आलोचना संवेदनात्मक धरातल पर की गई है। इन कवियों की कविताओं में जीवन के प्रति जिस ऊब, खीज, निराशा और कुंठा की अभिव्यक्ति हुई है, उसके मूल में शहरी जीवन की विषमताएं हैं। मुक्तिबोध ने भी शहरी जीवन की वास्तविकता को उजागर किया है, लेकिन इसके लिए वे विज्ञान और मशीन को नहीं बल्कि शोषण की सभ्यता के नियमों को दोषी ठहराते हैं, जिसके सियासत चक्रव्यूह में मनुष्य के प्राण फंसे हुए हैं। अनुभूति परकता। नई कविता में अनुभूति की अभिव्यक्ति पर विशेष बल दिया गया है। अज्ञे यह मानते हैं कि संसार की अनुभूतियां और घटनाएं साहित्यकार के लिए मिट्टी हैं, जिनसे वह प्रतिमा बनाता है। लेकिन नए कवि अनुभूति की विशेषता पर विशेष बल देते हैं। इन कवियों के लिए अनुभूति की विशेषता का अर्थ किसी नवीन अनुभवों से नहीं, बल्कि अनुभव को अभिव्यक्त करने के नए अंदाज से है। इसे ही वे सौंदर्य अनुभूति भी कहते हैं। किसी कवि का सौंदर्य बोध दूसरे कवि से किस रूप में भिन्न है, इसका पता उन कवियों के विषय चयन से लेकर भाव वस्तु की अभिव्यक्ति के उपकरणों के चयन तक से लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अज्ञे मूलतः प्रकृति गौरव के कवि हैं और आरंभ से ही जनरव से दूर प्रकृति के वैभव मतलब वैविध्य, प्रकृति के वैविध्य रूपों के सौंदर्य को विभिन्न कोणों और रूपों एवं रंगों में बांटते रहे हैं। शमशेर एवं केदारनाथ सिंह भी प्रकृति और प्रेम के कवि हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति कविताओं में जन और जीवन का निषेध नहीं है। इन तीनों कवियों में यद्यपि सामाजिक जीवन के अंतर्विरोधों की अभिव्यक्ति प्रधान है, सामाजिक जीवन को प्रधानता से अभिव्यक्त करने वाले कवियों के भिन्न जीवन दर्शन के कारण उनकी कविताओं में भी भिन्नता नजर आती है, दिखाई देती है। धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय के जीवन दर्शन की भिन्नता ने उनके काव्य के स्वरूप को दूर तक प्रभावित किया है।
दूर तक प्रभावित किया है। यही अंतर मुक्तिबोध और रघुवीर सहाय में देखा जा सकता है। कहने का अर्थ यही है कि प्रत्येक कवि के सौंदर्य बोध के अंतर के मूल में उन कवियों की जीवन दृष्टि, सौंदर्य अभिरुचि, सामाजिक यथार्थ से स्वीकृत कलात्मक क्षमता आदि का हाथ रहता है। प्रकृति संबंधी कविताएं प्रायः सभी कवियों ने लिखी है, लेकिन प्रकृति के संबंध में इन कवियों का दृष्टिकोण छायावाद से भिन्न है। छायावादी कवि प्रकृति की ओर उन्मुख हुआ था। एक नए भावबोध के साथ यह भावबोध था स्वतंत्रता। जिस समाज में छायावादी कवि रहता था वहां बंधन ही बंधन थे, लेकिन स्वयं उसके हृदय में स्वतंत्रता का बीजारोपण हो चुका था। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की प्रीति उसे समाज में तो नहीं प्रकृति में होती थी, इसलिए प्रकृति की उन्मुक्तता में उसे अपने हृदय की उन्मुक्तता के दर्शन होते थे। लेकिन नए कवियों के सम्मुख दासता और बंधन की ऐसी जकड़न नहीं थी। देश स्वतंत्र हो चुका था, पुराने मूल्य टूट चुके थे, देश का तेजी से औद्योगिकीकरण हो रहा था, लेकिन इस औद्योगिकीकरण ने प्रकृति के उन्मुख सौंदर्य को मानव जीवन से दूर कर दिया था। प्रकृति और मानव के बीच की दूरी को नए कवियों ने भिन्न भिन्न रूपों में ग्रहण किया। आगे के प्रकृति लगाव की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन उनके काव्य में प्रकृति चित्रण समाज निरपेक्ष अधिक है। गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, हरिनारायण व्यास आदि कवियों ने भी प्रकृति चित्रण के लिए सामान्य जीवन के अनुभव जगत से बिंब ग्रहण किए हैं। श्री शाही की प्रवृत्ति भी शहरी जीवन से जुड़े प्रकृति रूप की ओर है, लेकिन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रकृति गीतों का गहरा संबंध ग्रामीण जीवन से है। रघुवीर सहाय ने अपने प्रकृति कविताओं में केवल प्रकृति के बिंब ही प्रस्तुत नहीं किए, बल्कि वह अपने मन पर प्रकृति के किसी रूप विशेष के प्रभाव को भी व्यक्त करते हैं। पानी के संस्मरण कविता में उन्होंने विभिन्न कालखंडों में पानी के भिन्न भिन्न स्मृति बिंबों को प्रस्तुत किया है। सीढ़ियों पर धूप में से मैं कुछ पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं। सीढ़ियों पर धूप में, कौंध दूर घोर वन में मुसलधार बिष्ट, दोपहर घनातल ऊपर झुकी आम की डाल, बयार खिड़की पर खड़े आ गई फुहार, रात उजली रेती की पार सहसा दिखी, सात नदी गहरी, मन में पानी के अनेक संस्मरण हैं। ठीक, केदारनाथ सिंह के यहाँ भी प्रकृति का कोई एक दृश्य चित्र नहीं कौंधता, बल्कि कई दृश्य चित्र एक के बाद एक मानस पटल पर उतरते चले जाते हैं, जिन्हें कवि काव्यबद्ध करता है। केदारनाथ सिंह की प्रकृति कविताओं में कृषक चेतना के दर्शन होते हैं। शमशेर बहादुर सिंह और मुक्तिबोध के प्रकृति काव्य के संबंध में आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, कुछ मैं प्रश्न आपसे कर रहा हूं, कृपया आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में जो सही है उनको कोष्टक में लिखते हुए आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक, नई कविता का आरंभ कब से हुआ? ठीक, देखिए, क तार सप्तक के से माना जाता है, प्रतीक के प्रकाशन से माना जाता है, नई कविता के प्रकाशन से माना जाता है, या 1947 से माना जाता है। नई कविता पर स्वतंत्रोत्तर राष्ट्रीय स्थितियों का प्रभाव पड़ा, शीत युद्ध का प्रभाव पड़ा, अस्तित्ववाद का प्रभाव पड़ा, उपयुक्त में तीनों का ही प्रभाव पड़ा। ठीक, जो सही है उसको कृपया आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी मूल बिंदु, नई कविता का शिल्प विधान। नई कविता का शिल्प विधान। नई कविता आंदोलन छायावादी प्रगतिशील आंदोलन से भिन्न था। जैसा कि डॉक्टर नामवर सिंह का मानना है, छायावाद के सभी कवि एक ही तरह की व्यापक भावभूमि पर तथा प्रगतिवाद की तरह की व्यापक विचार भूमि पर अवस्थित थे।
अवस्थित थे। लेकिन नई कविता के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। विचारों और मूर्तियों के स्तर पर दो भिन्न ध्रुवों पर रहने वाले कवि नई कविता आंदोलन में शरीक थे, लेकिन काव्य के रूप और शिल्प की दृष्टि से उनमें ऐसी ध्रुवीकरण नहीं था। नए कवि काव्य की प्रचलित शैलियों और रूढ़ियों माध्यमों में परिवर्तन चाहते थे। परिवर्तन की यह आकांक्षा नए जीवन मूल्यों और जीवन स्थितियों से जुड़ी हुई थी। इनसे नई कविता को इसने नई कविता को नए शिल्प और नई भाषा की खोज की ओर प्रवृत्त किया। ठीक, अब काव्य भाषा देखते हैं हम लोग। काव्य भाषा, जगदीश गुप्त ने खड़ी बोली की विकास परंपरा पर विचार करते हुए नई कविता के भाषागत वैशिष्ट्य पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार खड़ी बोली का विकास अन्य भाषाओं के अनुकरण द्वारा हुआ। छायावाद युग में भाषा में सृजनशीलता का प्रथम बार सक्रिय विकास हुआ। उत्तर छायावादी गीतकार खड़ी बोली को बोलचाल के निकट लाए। प्रगतिवाद उसे गेयता के रोमांटिक वातावरण से निकालकर सड़कों और पगडंडियों पर चलने वालों को मजबूर किया। प्रयोगवाद ने शब्द प्रयोग की विविध चेष्टाओं द्वारा उसकी अर्थवत्ता को सर्वाधिक किया तथा नई कविता ने उत्तराधिकार में प्राप्त समस्त प्रभावों के प्रति सजगता व्यक्त करते हुए शब्दार्थ की आंतरिक अनुमति पर आधारित एक ऐसा सौंदर्यबोध विकसित किया जिसमें खड़ी बोली का खड़ापन बाधक न होकर साधक तत्व बन गया। जगदीश गुप्त का मानना है कि नई कविता में गद्य और पद्य की भाषा इतनी अधिक निकट आ गई है कि दोनों की विभाजक रेखा कहीं सर्वथा विलुप्त होती हुई दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में नई कविता बोलचाल की भाषा के निकट है। नई कविता के प्रायः सभी कवियों ने इसे स्वीकार किया है। नई कविता की भाषा को बोलचाल की भाषा के नजदीक मानते हुए उसे सृजनात्मक स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया के संबंध में उनमें मतभेद है। आगे अपने पूर्ववर्ती भाषा प्रयोगों से संतुष्ट नहीं थे और उन्हें सृजनशीलता की संभावना नजर नहीं आई। इसलिए वे कहते हैं, ये उपमान मैले हो, नदी के द्वीप से, ये उपमान मैले हो गए देवता, इन प्रतीकों के कर गए हैं कोई, कभी वासन यदि घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। ठीक, इससे स्पष्ट है कि अज्ञे नई कविता मतलब नई काव्य भाषा तलाश करना चाहते थे। अज्ञे तद्भव शब्दावली का अधिक प्रयोग करते हैं। उनकी कई श्रेष्ठ रचनाओं में इसे देखा जा सकता है। बांस, सौंधी, मिट्टी, अषाढ़, बासन, हिया जैसे प्रयोग काफी मिलते हैं। अज्ञे ने काव्य भाषा में मौन के महत्व को भी स्वीकार किया है। देखिए वे कहते हैं, एक मौन ही है जो अब भी नई कहानी कह सकता है। एक मौन ही है जो अब भी नई कहानी कह सकता है। मौन से तात्पर्य है जो कविता में नहीं कहा गया परंतु जो सांकेतिक रूप से अभिव्यक्त हुआ है। ठीक, नए कवियों के बोलचाल की भाषा एक सी नहीं है। बोलचाल की भाषा का जो रूप भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में वो रघुवीर सहाय के यहाँ नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र का आदर्श है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख। ठीक, सरल और सहज भाषा लिखना आसान नहीं है। सरल और सहज भाषा लिखना आसान नहीं है। नए कवियों की काव्य भाषा मूलतः उनकी काव्य प्रवृत्ति से निर्धारित हुई है। काव्य प्रवृत्ति में बदलाव के साथ भाषा में भी बदलाव आया है। गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है। नई कविता में बिंब निर्माण की प्रवृत्ति के साथ साथ विचार
वक्तव्यों की प्रवृत्ति भी रही है। इन दोनों में भाषा का रूप अलग अलग मिलता है, मतलब अलग मिलता है। बिंब निर्माण में भाषा का अधिक सृजनात्मक रूप मिलता है। विचार वक्तव्यों की दृष्टि से धर्मवीर भारती की अंधा युग की भाषा अधिक सृजनात्मक है। शमशेर बहादुर सिंह और मुक्तिबोध रघुवीर सहाय केदारनाथ सिंह की काव्य भाषा के रूप अलग अलग है, परंतु उन्होंने भाषा का सृजनात्मक इस्तेमाल किया है। रघुवीर सहाय की भाषा में निजता के साथ साथ सरलता सहजता है। केदारनाथ सिंह की काव्य चेतना मूलतः गीतकार की है। साथ ही बिंबात्मकता की ओर अधिक झुकाव होने के कारण उनकी भाषा पारदर्शी दर्पण की तरह चमकीली उजली है। इसकी भाषा केदारनाथ सिंह की। छंद और लय नई कविता ने मुक्त छंद पर अधिक बल दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि नई कविता में गद्यात्मकता की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है कि कविता में तुक या छंद हो या न हो, लेकिन लय अवश्य होना चाहिए। अगर लय नहीं है तो कविता के गद्य होने की पूरी संभावना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के अनुसार कविता की लय छंद की लय या शब्द की लय से अनुशासित हो यह आवश्यक नहीं है। नए कवियों ने शब्द की लय की बजाय अर्थ की लय को महत्वपूर्ण माना है। जगदीश गुप्त के अनुसार जिस प्रकार ध्वनि अथवा शब्द खंडों का फिर कर आना क्रमिक रूप से लय के विभिन्न प्रकारों को जन्म देता है, उसी प्रकार अर्थ खंडों का क्रमिक ग्रंथित आवर्तन प्रत्यावर्तन अर्थ की लय के विविध रूपों की सृष्टि करता है। अर्थ की लय पर बल देने वाले रचनाकारों ने संगीत पक्ष की उपेक्षा की है। संगीत से मुक्त कविता को शुद्ध कविता कहा है, लेकिन केदारनाथ सिंह की कविता संगीत तत्व से न केवल प्राणवान हुई है बल्कि अर्थवान भी। रघुवीर सहाय ने संगीत के महत्व को स्वीकारते हुए आत्महत्या के विरुद्ध में कहा है कि संगीत आधुनिक संवेदना का एक आवश्यक अंग है। संगीत आधुनिक संवेदना का एक आवश्यक अंग है। प्रतीक और बिंब नई कविता में प्रतीक का महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर केदारनाथ सिंह के अनुसार प्रतीक स्वयं गौण होता है। प्रमुखता उस दिशा की होती है जिधर वह संकेत करता है। प्रतीक का एक पक्ष बार बार परंपराजीवी और समाज स्वीकृति सापेक्ष होता है। कोई भी नया प्रतीक अपने इच्छित की प्राप्ति के लिए एक ऐतिहासिक प्रवाह की अपेक्षा रखता है। वह निरंतर प्रयुक्त होते होते ही नियत अर्थ और निश्चित आकार ग्रहण करता है। नए कवियों ने पौराणिक प्रतीकों का प्रयोग भी काफी किया है। मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि की कविताओं में वेदोपनिषदों, महाभारत, रामायण, अन्य पौराणिक ग्रंथों से प्रसंगों एवं पात्रों का प्रतीक रूप में इस्तेमाल किया है। संशय की एक रात काव्य में नरेश मेहता ने राम कथा का उपयोग युद्ध और शांति के संदर्भ में किया है, लेकिन इस प्रसंग की प्रस्तुति आधुनिक ही है। इसी तरह धर्मवीर भारती के अंधा युग के कृष्ण अश्वत्थामा आधुनिक मानव हैं और मूल्यों के ही प्रतीक है। कुंवर नारायण के आत्मजयी का निचकेता आधुनिक आदर्शवादी मध्यवर्गीय व्यक्ति है, लेकिन इन सारे प्रतीकों को जिन कथानकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया वह पौराणिक होते हुए भी कवि का दृष्टिकोण, उसका परिप्रेक्ष्य तथा उसकी व्याख्या पौराणिक नहीं है। नए कवियों ने प्रकृति और जीवन के विविध रूपों से भी प्रतीक ग्रहण किए हैं। प्रतीकों का प्रयोग नए कवियों में उनकी प्रवृत्तियों के अनुकूल हुआ है। उदाहरण के लिए लघु मानव या मध्य वर्ग के व्यक्ति के महत्व को स्थापित करने के लिए, उसकी लघुता की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए वैसे प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। गिरिजा कुमार माथुर के यहाँ व्यक्ति बौने के रूप में है। देखिए, बौने की दुनिया जो बंध नहीं सकता, बौने की दुनिया जो बंध नहीं सकता। ठीक, हम सब बौने हैं मन से,
मस्तिष्क से भी, भाव से, चेतना से भी, बुद्धि से, विवेक से भी, क्योंकि हम जन हैं, साधारण हैं, हम नहीं हैं विशिष्ट। ठीक, गिरिजा कुमार माथुर की यह पंक्ति है। लक्ष्मीकांत के यहाँ व्यक्ति भेड़ के रूप में है, तो श्रीकांत के यहाँ काकरोच के रूप में। नए कवि बिंब को कितना महत्वपूर्ण मानते थे, यह अब केदारनाथ के वक्तव्य से स्पष्ट है, जिन्होंने कहा था कि केदारनाथ कहते हैं, कविता में मैं सबसे अधिक ध्यान देता हूं बिंब विधान पर, बिंब विधान पर। डॉक्टर केदारनाथ सिंह ने बिंब की परिभाषा करते हुए कहा है कि बिंब वह शब्द है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। नई कविता में बिंब विधान की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। केदारनाथ की कविताओं में प्रकृति बिंबों का सुंदर प्रयोग मिलता है। उनके यहाँ प्रकृति बिंब ऐन्द्रिक विलास के लिए नहीं, बल्कि प्रायः किसी मानवीय अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। जैसे अपनी छोटी बच्ची के लिए एक नाम, अपनी छोटी बच्ची के लिए एक नाम। कविता शीर्षक में धूप के बिंब के माध्यम से बच्चे के प्रति पिता का ममत्व भावना को अभिव्यक्ति मिलती है। देखिए, अभी बिल्कुल अभी केदारनाथ सिंह की कविता संग्रह है, उसी से मैं पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं। ओस भरे कांपते गुलाब की टहनी पर तितली के पंखों की सीटी हुई। धूप एक नाम है हल्का सा, मेरे बेस्वाद खुले होठों पर तेरे लिए। ठीक, काव्य बिंबों में मानव जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि कवियों के काव्य में है। लेकिन सभी कवियों में यथार्थ का स्वरूप और स्थितियां एक सी नहीं है। यथार्थ का फलक इन कवियों के यहाँ व्यापक है। यद्यपि मध्य वर्ग के जीवन की प्रधानता भी है। कई कवियों के काव्य बिंब को इंद्रिय बोध की सीमाबद्धता से मुक्त कर उसे व्यापक अर्थवत्ता भी प्रदान की है। अंत में यह कहा जा सकता है कि नई कविता को उत्कृष्ट रूप देने में उनके नवीन और संश्लिष्ट काव्य बिंबों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक, नई कविता का विकास, नई कविता का विकास, नई कविता का विकास 50 के आसपास, मतलब 1950 के आसपास लेखन आरंभ करने वाले कवि नई कविता के आंदोलन से मुख्य रूप से जुड़े हुए थे। परंतु अज्ञे, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल को भी नई कविता आंदोलन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नई कविता में सक्रिय कवियों में से सभी एक से नहीं थे। अगर उनमें शमशेर बहादुर, मतलब शमशेर, मुक्तिबोध जैसे प्रतिबद्ध मार्क्सवादी कवि थे, तो अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता जैसे प्रयोगवादी कवि भी। लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीकांत वर्मा जैसे नए कवि भी थे, जिन्होंने मार्क्सवाद और प्रगतिवाद का दृढ़ता से विरोध किया था। तो केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय आदि पर शीत युद्ध का प्रभाव औरों की अपेक्षा काफी कम था। आमतौर पर दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक के कवियों को नई कविता में शामिल किया जाता है। लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र भी हैं, जिनमें नई कविता की काव्यगत प्रवृत्तियों का सबसे कम प्रभाव है। नई कविता की व्यक्तिवादी धारा, नई कविता की व्यक्तिवादी धारा बाद में और अधिक विकास, मतलब यह कहना चाहिए पतन हुआ। व्यक्तिवादिता, समाज निरपेक्षता, आत्मलीनता, आक्रोश और संत्रास आदि प्रवृत्तियां और पनपी। इनके बढ़ने से आगे आने वाली पीढ़ी के सामने एक तरह की अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। मूल्यों और आदर्शों के प्रति अस्वीकार का भाव यहाँ तक बढ़ा कि कविता को भी खारिज करना आरंभ कर दिया गया। इसलिए नई कविता के बाद के दौर को अकविता नाम दिया गया। अकविता के ह्रास के बाद नई कविता की प्रयोगशील धारा की पुनः स्थापना 7वें दशक के अंत में हुई। प्रयोगवाद
और नई कविता ने व्यक्तिवाद को जो महत्व प्रदान किया वह कविता में पूर्णतः विघटित होकर विलीन हो गया। यहाँ यह नई कविता से जुड़े कुछ ऐसे प्रमुख कवियों की चर्चा करेंगे जिनकी हमने पूर्व की किसी धारा के अंतर्गत चर्चा नहीं की। धर्मवीर भारती 1926। धर्मवीर भारती नई कविता के प्रमुख कवियों में से हैं। उन्होंने पद के अतिरिक्त गद्य भी लिखा है। काव्य में उनका गीत नाट्य अंधायुग सर्वाधिक चर्चित रचना है, जिनमें महाभारत के 8वें दिन की घटनाओं के आधार बनाया गया। कनुप्रिया डॉक्टर भारती द्वारा रचित खंड काव्य है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम को कथा का आधार बनाया गया। ठंडालुआस और 7 गीत वर्ष उनके चर्चित काव्य संग्रह। डॉक्टर धर्मवीर भारती की कविताएं दूसरा सप्तक में भी संग्रहित की गई है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के अनुसार भारती का रचनाकार एक अर्थ पाने के लिए बेचैन है और इसके लिए वह किसी नई भावभूमि की खोज करना चाहता है। भारती ने अपने काव्य द्वारा अंधे संशय दास्ता पराजय से मानव भविष्य को बचाने के लिए मानवीय संवेदनाओं की खोज की है। इसके लिए उन्होंने मिथकों की नई व्याख्या की है। धर्मवीर भारती ने नारी प्रेम और प्रकृति के संबंध में भी कविताएं लिखी है। प्रकृति और नारी प्रेम दोनों के प्रति उनकी दृष्टि रूमानी है। अंधायुग को छोड़कर उनके प्रायः संपूर्ण काव्य की भाषा रूप रूमानीपन का प्रभाव देखा जा सकता है। कुंवर नारायण 1927 में जिनका जन्म होता है। कुंवर नारायण के काव्य को विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने बृहत्तर जिज्ञासा का काव्य कहा है। वस्तुतः कुंवर नारायण ने अपने काव्य में ऐसे सवालों को उठाया जिसका संबंध मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व से है। उनका खंड काव्य आत्मविजयी इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें निचकेता की कथा के माध्यम से जीवन मृत्यु के शाश्वत प्रश्नों पर विचार किया गया है। कुंवर नारायण की प्रवृत्ति चिंता की ओर अधिक है, इसलिए उनकी काव्य भाषा में हम यह बात देख सकते हैं कि आत्मजयी के अतिरिक्त उनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह अगर हम देखें तो चक्रव्यूह 1956 में आता है। उनका परिवेश हम तुम 1961 में। कुंवर नारायण की कविताएं तीसरा तार सप्तक में संग्रहित हैं। ठीक, कुंवर नारायण तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। ठीक, इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। कुंवर नारायण तीसरे तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं। रघुवीर सहाय जिनका जन्म 1929 में होता है। रघुवीर सहाय नई कविता के उन कवियों में हैं जिनका प्रभाव समकालीन कविता पर सबसे अधिक पड़ता है। समकालीन कविता पर सबसे अधिक पड़ा है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के अनुसार रघुवीर सहाय का काव्य संसार मामूली प्रभावग्रस्त और उपेक्षित जिंदगी का संसार है। ठीक, उनकी कविताओं में बदलाव का बड़ी बड़ी बातें तो नहीं, परंतु वे हमारे समकालीन यथार्थ को तल्खी और संवेदना के साथ पेश करते हैं। रघुवीर सहाय की कविताएं संकीर्ण अर्थों में राजनीतिक नहीं है। किसी मत विशेष के प्रति आग्रही न होने के बावजूद उनकी कविताएं प्रबल रूप से जनपक्षी हैं। भाषा को भी उन्होंने नया तेवर दिया है। व्यंग, सपाट बयानी और बिंबात्मकता तीनों का उन्होंने सृजनात्मक प्रयोग किया है। व्यंग, सपाट बयानी, बिंबात्मकता तीनों का उन्होंने सृजनात्मक प्रयोग किया है। उनके प्रत्येक संग्रह प्रमुख संग्रह जो है रघुवीर सहाय के, वो सीढ़ियों पर धूप में 1960 में इनका आता है। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में आता है। हंसो जल्दी हंसो 1975 में आता है। लोग भूल गए हैं 1981 में आता है। रघुवीर सहाय की कविताएं दूसरा तार सप्तक अर्थात 1951 में संग्रहित है। दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। सरस्वर दयाल सक्सेना
1927 में इनका जन्म होता है। नई कविता की इनकी जो काव्य यात्रा है, कविता की यात्रा में कई मोड़ आए हैं। आरंभ में उन पर नई कविता की व्यक्तिवादी धारा का प्रभाव था। बाद में वे प्रगतिशील काव्य धारा की ओर झुके। सर्वेश्वर दयाल की कविताओं में एक प्रकार की निजता और आत्मीयता हमेशा रही है। वे सामाजिक रुझान जागरूकता के कवि हैं। सामाजिक यथार्थ के विभिन्न पक्षों को अपनी कविताओं का विषय बनाते हैं, परंतु संवेदना और विचार दोनों दृष्टियों से उनकी कविताओं में वह गहराई नहीं आ पाई जो हम रघुवीर सहाय की कविताओं में पाते हैं। सर्वेश्वर की कविताएं अधिक सरल और संप्रेषणीय हैं, परंतु यह सरलता कई बार संपाट में भी बदल जाती है। सर्वेश्वर का तीसरा शतक मतलब 1959 के कवि हैं, तीसरे शतक के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उनका पहला जो संग्रह है कांठ की घंटियाँ 1959 में आती है, में भी कविताएं संग्रहित है। और इसके अतिरिक्त गर्म हवाएं 1969 में आते हैं। जंगल का दर्द 1976 में इनका आदि प्रमुख काव्य संग्रह हैं। केदारनाथ सिंह का जन्म 1932 में होता है। केदारनाथ सिंह भी तीसरा तार सप्तक के कवि हैं। तीसरा तार सप्तक के अतिरिक्त उनकी कविताएं अभी बिल्कुल अभी संग्रह में संकलित है जो 1960 में प्रकाशित हुआ। इसके 20 साल बाद जमीन पक रही है 1980 में 20 साल बाद मतलब 1980 में जमीन पक रही है नामक नया काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। परमानंद श्रीवास्तव के अनुसार केदारनाथ सिंह का काव्य संसार आज के भारतीय समाज के प्रति गहरी संवेदनात्मक उन्मुखता या लगाव प्रमाणित करने वाला संसार है। केदारनाथ सिंह भी उन कवियों में है जिन पर नई कविता की नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव लगभग न के बराबर रहा है। यही कारण है कि केदारनाथ सिंह आज भी उतने ही सक्रिय, सृजनशील, सार्थक नजर आते हैं। केदारनाथ सिंह की काव्य यात्रा धीरे धीरे नई कविता की व्यक्तिवादी धारा से मुक्त होती हुई प्रगतिशील धारा की ओर बढ़ती जा रही है। केदारनाथ सिंह बिंबों को काव्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते रहे हैं। काव्य भाषा की दृष्टि से भी उनकी कविता में ताजगी, पारदर्शिता और सृजनात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके नवीनतम काव्य संग्रह की अगर बात करें तो यहाँ से देखो और अकाल में सारस ये दो काव्य संग्रह उनके नवीनतम काव्य संग्रह हैं। श्रीकांत वर्मा का जन्म 1931 में होता है। इनका पहला काव्य संग्रह भटका मेघ 1957 में आता है। भटका मेघ जिसमें कवि का धरती और मनुष्य के प्रति लगाव व्यक्त हुआ है, लेकिन बाद के संग्रहों में उनमें व्यक्तिवादी प्रवृत्ति प्रबल होती गई। मध्य वर्ग के व्यक्ति की आत्मबद्धता, निराशा, विफलता, पराजय और अपराध बोध के भावों को श्रीकांत ने अपनी कविताओं में अत्यंत तीखेपन से व्यक्त किया है। श्रीकांत वर्मा के काव्य में वक्तव्य और सपाट बयानी की प्रमुखता है जो नई कविता के बाद की प्रमुख विशेषता है। मतलब वक्तव्य और सपाट बयानी नई कविता के बाद की कविताओं की प्रमुख प्रवृत्ति है। ठीक, भटका मेघ के अतिरिक्त इनका जो प्रमुख काव्य संग्रह है दिनांबर इनका आता है दिन आरंभ इनका 1967 में आता है। माया दर्पण 1967 में आता है। जलसाघर 1973 में आता है। मगध गरुड़ किसने देखा है 1987 में। मगध गरुड़ किसने देखा है 1987 में इनका महत्वपूर्ण काव्य है। ठीक, चलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। नई कविता के कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों की मतलब प्रमुख कवियों और कविता पुस्तकों के नाम नीचे दिए गए हैं। जो कविता पुस्तक जिस कवि द्वारा रचित है उसे आप लोग मिलाइएगा, कृपया लिखिएगा। ठीक, आत्महत्या किसकी रचना है बस ये बताइएगा आप लोग। भटका मेघ किसकी है, अभी बिल्कुल अभी किसकी है, चक्रव्यूह किसकी है, अंधायुग किसकी है, आप लोग देख लीजिए। कवि है केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण। ठीक, अब हम अगले सारांश पर चलते हैं कि हमारा सारांश क्या है नई कविता के विषय में। ठीक, सारांश इस इकाई में आपने प्रयोगवाद और नई कविता नामक काव्य प्रवृत्तियों का अध्ययन किया है। प्रयोगवाद और नई कविता नामक काव्य प्रवृत्तियों का अध्ययन किया है।
स्वतंत्रता उत्तर हिंदी काव्य की ये दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। प्रगतिवाद के बाद उभरी इन काव्य प्रवृत्तियों का संबंध तत्कालीन परिस्थितियों से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्य वर्ग में उभरी आकांक्षाओं, आशाओं, निराशाओं की अभिव्यक्ति ही इन काव्य प्रवृत्तियों में है। दोनों काव्य धाराओं पर यद्यपि व्यक्तिवादी अंतर्मुखी काव्य प्रवृत्तियों का प्रयोग अधिक है, लेकिन इन धाराओं में ऐसे कवि भी सक्रिय रहे हैं जिन पर व्यक्तिवादी विचारधाराओं का प्रभाव नहीं था और जिन्होंने इनका दृढ़तापूर्वक विरोध किया है। इसमें प्रमुख रूप से हम मुक्तिबोध और शमशेर बहादुर सिंह को देखते हैं। ठीक, प्रयोगवाद का आरंभ प्रतीक अर्थात 1947 के प्रकाशन से और नई कविता का आरंभ नई कविता नामक पत्रिका 1954 के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद के विषय वस्तु की अपेक्षा कविता के कला पक्ष पर विशेष बल दिया गया है। किसी विचारधारा विशेष के प्रति पक्षधरता को अनावश्यक माना गया तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार किया गया। प्रयोगवादी कवि का कविता संसार यद्यपि मध्य वर्ग के जीवन अनुभव तक ही सीमित था, परंतु उसने अपने सीमित अनुभवों को संवेदनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। प्रकृति के प्रति भी उनमें गहरा लगाव था, नारी के प्रति उनकी दृष्टि यथार्थपरक थी। प्रयोगवाद ने भाषा में बोलचाल को महत्व दिया और छंद मुक्तता पर बल दिया। उसका आग्रह बिंबात्मकता की ओर था। प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, नरेश मेहता आदि प्रमुख प्रयोगवादी कवि हैं। नई कविता प्रयोगवाद का विकास। नई कविता प्रयोगवाद का विकास। यद्यपि नए कवियों ने काव्य को प्रयोग का विषय नहीं माना, परंतु व्यक्ति की स्वतंत्रतावाद विशेष का विरोध नई कविता की भी विशेषता रही है। यह अवश्य है कि नई कविता में प्रयोगशील धारा का भी प्रभाव रहा है और कई कवियों पर व्यक्तिवाद का प्रभाव रहा है तो कई कवियों पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव था। नई कविता पर शीत युद्ध विचारधाराओं का विशेष असर था। इसी कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता, जनता को भीड़ समझना, मानव की लघुता को महिमा मंडित करना, वैयक्तिक अनुभूति को ही प्रमाणिक मानना, इतिहास और परंपरा के बजाय क्षण के बोध को ही सार्थक समझना नई कविता की खास पहचान है। नई कविता का अस्तित्ववाद और आधुनिकतावाद पर भी असर रहा है। शिल्प की दृष्टि से नई कविता में बोलचाल की भाषा, बिंबात्मकता, पौराणिक प्रतीकों का प्रयोग, अर्थ की लय आदि का विशेष आग्रह रहा है। नई कविता में यद्यपि अनास्था, निराशा, विफलता, कुंठा, टूटन जैसे भावों की प्रधानता रही है, परंतु यह हमारे सामाजिक यथार्थ की ही मध्यवर्गीय अभिव्यक्तियां थी। मुक्तिबोध जैसे कवि कम थे जिन्होंने इन मध्यवर्गीय भावनाओं पर आत्म संघर्ष का विजय प्राप्त की। नई कविता ने मुक्तिबोध जैसे कवि कम थे जिन्होंने इन मध्यवर्गीय भावनाओं पर आत्म संघर्ष द्वारा विजय प्राप्त की। नई कविता ने कई प्रमुख कवि और काव्य पुस्तकें दी। अज्ञेय, शमशेर, मुक्तिबोध के अतिरिक्त धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर साय, विजय देव नारायण साई, जगदीश गुप्त, बालकृष्ण राव, कुंवर नायर और केदारनाथ सिंह, दुष्यंत कुमार, श्रीकांत वर्मा, हरि नारायण व्यास आदि विशेष उल्लेखनीय है। उपयुक्त इकाई को पढ़ने के बाद आप प्रयोगवाद और नई कविता के स्वरूप और विकास का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक, आप कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां देख लीजिए। कलावाद अर्थात कला के लिए का सिद्धांत, अर्थात जो कलाकार यह मानता है कि कला की रचना का अन्य कोई बाह्य उद्देश्य नहीं होता। आंतरिक अन्विति मतलब आंतरिक संबद्धता। शब्दार्थ की आंतरिक उन्नति का अर्थ है शब्द और अर्थ की ऐसी संबद्धता जो स्वाभाविक लगे। अर्थ खंडों का क्रमिक ग्रंथि आवर्तन प्रत्यावर्तन। तात्पर्य है कि कविता में प्रयुक्त शब्दों से जो अर्थ व्यक्त होते हैं उनमें क्रमबद्धता हो तथा उनमें आवर्तन के कारण अर्थ में लय उत्पन्न हो। मानव मूल्य उन नैतिक मानदंडों को कह सकते हैं जो मनुष्य के लिए आदर्श रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। व्यक्तिवाद ऐसा सिद्धांत जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्यों और विश्वासों में पूर्णतः स्वतंत्रता देने का समर्थन करता है। व्यक्तिवाद व्यक्ति के जीवन में राज्य और समाज के हस्तक्षेप का विरोधी होता है।
अप्रकृतवाद कला और साहित्य का एक ऐसा सिद्धांत जिसका मानना है कि लोगों को और वस्तुओं को ठीक उसी रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिस रूप में वो वास्तव में है, न कि आदर्श या अप्रकृत रूप में। रोला और घनाक्षरी एक प्रकार के छंद है। लाक्षणिक वक्रता का मतलब होता है शब्दों के सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ से उत्पन्न वक्रता, जिसके कारण काव्य में विशेष अर्थ व्यक्त होता है। अंतर्ग्रंथि मतलब गुंथा हुआ, अब स्प्रेडी में जिसका इच्छा की जाए। ठीक। आधुनिकतावाद मतलब आधुनिकतावाद से संबंधित सिद्धांत, अर्थात जो पूंजीवाद विकास से पूर्व के विचारों और मान्यताओं से भिन्न हो तथा आधुनिक जीवन से उत्पन्न हुए हों। अस्तित्ववाद यूरोप में उत्पन्न एक आधुनिक दार्शनिक मत जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य के अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं, प्रत्येक अपने कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायित्व होता है प्रत्येक मनुष्य। नियतिवाद एक ऐसा दार्शनिक मत है जिसके अनुसार व्यक्ति अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र नहीं है, उसके कार्य बाह्य स्थितियों से निर्धारित होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी पुस्तकें देख लीजिए जिसके माध्यम से हम नई कविता को अध्ययन कर सकते हैं। अज्ञेय का तारसप्तक भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन नई दिल्ली से, दूसरे तारसप्तक भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन नई दिल्ली से, तीसरे तारसप्तक अज्ञेय ही करते हैं। ठीक। ये तीनों तारसप्तक देख सकते हैं। और नामवर सिंह की जो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां है राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से, उसको देख लीजिएगा। और डॉक्टर रामविलास शर्मा की नई कविता और अस्तित्ववाद राजकमल प्रकाशन से है, नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। अज्ञेय की आधुनिक हिंदी साहित्य राजपाल एडसन नई दिल्ली। डॉक्टर नागेंद्र की संपादक पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से। ठीक। तो इस प्रकार प्यारे साथियों हम लोगों ने प्रयोगवाद और नई कविता के पर विस्तृत अध्ययन और अनुशीलन किया है। अगले वीडियो में हम लोग अर्थात 20वें वीडियो में हम लोग अज्ञेय को अध्ययन करेंगे। ठीक। अज्ञेय का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रयोगवाद और नई कविता में आने वाले प्रत्येक कवि का हम लोग विस्तृत अध्ययन और अनुशीलन अगले वीडियो में करेंगे। तो इस प्रकार प्यारे साथियों हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया, समय भी हो चुका है। तो आप सभी से पुनः साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन करता हूं कि यह वीडियो या रिकॉर्डिंग मैं अपने दिव्यांग एवं दृष्टि बाधित भाइयों बहनों के लिए किया हूं। कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मिक आभार। धन्यवाद।